लिए तो आज हम लोग का थर्ड टॉपिक होगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या नाम है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं आपको रिवाइज करा दूं। अभी तक देखिए ये हमारा कौन सा चैप्टर का कौन सा पार्ट है भाई? थर्ड पार्ट है ना। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपने फर्स्ट पार्ट में आपने किसके बारे में पढ़ा था भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के बारे में। देखिए आपके पास में क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कंडक्टर है या इंसुलेटर है? बताइए। कंडक्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को डालेंगे तो आयंस में टूट जाएगा, और जब करंट पास करेंगे तो आयंस की मूवमेंट होगी, जिसका वजह से हमारा क्या होगा भाई? करंट फ्लो करेगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में आपने क्या पढ़ा था भाई? डाइल्यूशन करने से इस सोल्यूशन का 4 कंडक्टेंस होता था। बताइए क्या क्या था? के, जी, लेमडा एम, लेमडा इक्विवेलेंट, है ना। और आप यहाँ में क्या देख रहे थे कि जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो उसमें कप्पा तो कम हो जाता है, बाकी सारी वैल्यू बढ़ जाती है। और ये जो चारों कंडक्टेंस अलग अलग सोल्यूशन का है भाई। जैसे ही अगर मान लो हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस को क्या बोलते थे? जी। इसका 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का कंडक्टेंस को कप्पा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन का जो कंडक्टेंस था वो लेमडा एम, लेमडा इक्विवेलेंट, है ना। फिर आपको पढ़ाया गया था क्या? जब डाइल्यूशन करते 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 आपने, अगर आप इनफाइनाइट टाइम डाइल्यूशन करेंगे तो ये दो टर्म नहीं पढ़ा जाता था। तो फिर हम क्या पढ़ते थे भाई? लेमडा एम इनफाइनाइट, और क्या पढ़ते थे? लेमडा इक्विवेलेंट इनफाइनाइट। मैं बोला था कि जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट टाइम्स किया जाएगा तो मोलर कंडक्टेंस बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ेगा, जिसका नाम क्या है? लेमडा एम इनफाइनाइट। और इस पे दो साइंटिस्ट ने काम किया था, ठीक है भाई। तो ये हमारा टॉपिक यहीं में खत्म हो गया था। दूसरा हमारा टॉपिक क्या था भाई? डैनियल सेल। भाई डैनियल सेल में आपने क्या पढ़ा था भाई? कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इसमें दो पार्ट पढ़ा गया था। इसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था भाई, और इसमें क्या भी पढ़ा था भाई? नॉस इक्वेशन। देखिए आप देखेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगा भाई वो किस पे बेस्ड होगा भाई? नॉस इक्वेशन पे। नॉस इक्वेशन पे कितना एप्लीकेशन पढ़ाया गया था? 4 एप्लीकेशन, और वही 4 एप्लीकेशन से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और आज हमारा जो थर्ड पार्ट होगा उसका नाम क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और बताइए डैनियल सेल में क्या होता था? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, तो इसमें क्या होने वाला है बताइए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी भाई? केमिकल एनर्जी। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? ठीक है भाई, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि बताइए यहाँ में जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या ये बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है? चार्ज हो रही है। क्लियर है ना भाई? जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप एक एग्जांपल से समझिए भाई। जैसे मान लो कोई रिएक्शन ऐसा लिखा गया है, जिंक कॉपर प्लस टू, Zn+2 प्लस कॉपर। मान लो ये रिएक्शन लिखा गया है, और आप मुझे बताइए इसमें दो रिएक्शन लिखे गए हैं। ये तो मान लो फर्स्ट रिएक्शन है, और सेकेंड में क्या होगा भाई? मान लीजिए ऐसा रिएक्शन लिखा गया है, और आप मुझे बताइए दोनों इक्वेशन को देख के बताइए कौन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। फर्स्ट वाला क्या है भाई? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आपको मालूम है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो ये कॉपर प्लस टू को क्या कर देगा भाई? डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये जो फर्स्ट वाला रिएक्शन है भाई वो स्पॉन्टेनियस है। अगर स्पॉन्टेनियस है मतलब इस रिएक्शन से क्या जनरेट होगा भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। आप थोड़ा सा बताइए कौन इलेक्ट्रॉन देगा? Zn देगा या कॉपर प्लस टू देगा? इलेक्ट्रॉन कौन देगा भाई? Zn। क्या Zn दो इलेक्ट्रॉन देगा? क्या बताइए? Zn दो इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होंगे वो किस किस इलेक्ट्रोड से भाई? जिंक से। और बताइए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा भाई? करे। तो यहाँ में तो ये रिएक्शन अपने आप से होगी, और ये अपने आप से होगी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी, मतलब केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है ना। और ये क्या हो रही है भाई? चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है? तो आप बोलेंगे डिस्चार्ज हो रही है। लेकिन क्या ये रिएक्शन, बताइए, क्या कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है क्या Zn से? मतलब क्या ये रिएक्शन अपने आप से होगा? क्या नीचे वाला जो सेकेंड रिएक्शन है क्या वो अपने आप से हो पाएगा भाई? नहीं हो पाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए क्या ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है? अगर ये रिएक्शन को अगर होना है तो आपको बाहर से क्या देना पड़ेगा भाई? एनर्जी। अब इसमें आप अगर इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये रिएक्शन होगा। मतलब जो सेकेंड वाला रिएक्शन है वो कैसा है भाई? नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसा है भाई? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या आप समझ पा रहे होंगे?
ये रिएक्शन तो अपने आप से होगा, लेकिन ये रिएक्शन अपने आप से नहीं होगा। अगर इस रिएक्शन को कराना है तो आपको क्या देना पड़ेगा भाई, एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तब ये रिएक्शन हो पाएगा। जैसे मान लो बैटरी आपको, और हमको क्या करना है भाई, चार्ज करना है, तो चार्ज करने तो क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाती है भाई, स्टोर हो जाती है। तो मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे होंगे, है ना, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इसमें एक टर्म्स पढ़ना पड़ेगा भाई। सबसे पहला एक टर्म होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, बात नहीं करेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे मान लो ये कंटेनर है भाई, और ये कंटेनर है, और इसके अंदर में क्या है भाई, एक्वस सोल्यूशन या मोल्टेन फॉर्म ऑफ, मोल्टेन बोलिए या फ्यूज बोलिए, मोल्टेन या फ्यूज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मान लो भाई इसके अंदर में क्या है भाई, इलेक्ट्रोलाइट है, और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा फॉर्म में है, एक तो एक्वस सोल्यूशन में है या तो मोल्टेन स्टेट में है, ठीक है। और मान लो जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है भाई, ए बी, तो ये तो आयंस में टूट जाएगा, ए प्लस और बी माइनस में। हमको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ में करंट फ्लो कराने कराने के लिए हमने दो इलेक्ट्रोड को यहाँ में डिप कर दिया भाई, और यहाँ में दो इलेक्ट्रोड है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया भाई। तो जब हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रोड पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरा इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। मान लीजिए ये इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ गया भाई, प्लस, और ये इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज आ गया भाई, माइनस। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो बताइए जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो अब बताइए जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो केटाइन, ये देखिए केटाइन है और ये एनाइन है, क्या ये केटाइन किसके तरफ में जाएगा भाई, अपोजिट चार्ज की तरफ। मतलब केटाइन जो होगा उस इस इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, और जो एनाइन होगा इस इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूंगा कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, तो अब पहले ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि केटाइन जो होगा, जो प्लस वाला होगा वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा, और निगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होगा, या तो लिबरेट होगा, या तो इस पे चिपक जाएगा, या तो गैस बन के बाहर निकल जाएगा। यही दो काम होने वाला है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, आपने यहाँ में क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए भाई, या तो एक्वस सोल्यूशन का होना चाहिए या मोल्टेन फॉर्म में होना चाहिए। अरे भाई एक्वस या मोल्टेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मान लो लिखा है भाई एक्वस NaCl, ठीक है, या तो लिखा है भाई NaCl मोल्टेन फॉर्म, मोल्टेन या तो लिक्विड लिखा होगा, दोनों में डिफरेंस है भाई। जैसे आपके सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो नहीं करता है, अगर आपके घर में क्या है भाई, नमक है, और आप दो करंट लाएंगे, दो तार लाएंगे और उसमें पास कराएंगे, तो क्या करंट थोड़ी ना लगेगा भाई। करंट को करने के लिए उसको पहले आयंस में तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ना पड़ेगा, आयंस में। Na प्लस और Cl माइनस में तोड़ना है, तो उसके लिए या तो आप NaCl का एक्वस सोल्यूशन लेंगे, या तो NaCl का मोल्टेन स्टेट लेंगे, या मोल्टेन फॉर्म लेंगे। क्या आप समझ पा रहे होंगे भाई। अच्छा देखिए, एक्वस NaCl लिखा है, इसका ये मतलब होगा कि यहाँ में क्या क्या होगा भाई, NaCl कहाँ में है, पानी में है, मतलब यहाँ में Na प्लस भी होगा और Cl माइनस भी होगा और पानी भी होगा। मतलब यहाँ में NaCl एक्वस का मतलब NaCl के साथ क्या भी प्रेजेंट है, पानी। मतलब केटाइन भी होगा, एनाइन भी होगा, और साथ ही साथ वाटर के मोलिक्यूल भी होंगे। लेकिन मोल्टेन फॉर्म उसको बोलते हैं, आप NaCl लीजिए और NaCl को इतना हीट कर दो भाई कि वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। तो अगर आपने NaCl को इतना हीट करा कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भाई, या तो Na प्लस होगा या तो Cl माइनस होगा, केटाइन होगा या तो एनाइन होगा। लेकिन जब एक्वस NaCl लिखा है, इसका मतलब केटाइन भी होगा, एनाइन भी होगा और पानी भी होगा। लेकिन क्या इसमें पानी होगा, क्या इसमें पानी होगा, नहीं। अरे भाई आपने तो NaCl को हीट कर दिया और वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया भाई, तो उसी को बोलते हैं मोल्टेन या फ्यूज फॉर्म। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो अब मुझे बताइए भाई, जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, या एक्वस सोल्यूशन लो या मोल्टेन लो, क्या वो टूट ही तो जाता है केटाइन और एनाइन में। अगर मान लीजिए यहाँ में केटाइन है और यहाँ में एनाइन है, मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया AB का, तो बताइए एक केटाइन बनेगा और दूसरा एनाइन बनेगा, तो ये केटाइन किधर चला जाएगा भाई, ये प्लस है तो माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ में चला जाएगा, और ये माइनस है तो इसके तरफ जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। अरे भाई हाँ ना बोलिए, समझ पा रहे हैं क्या। और आप मुझे बताइए, जैसे मान लो यहाँ में लिखा हुआ है, जैसे मैं AB से समझा रहा हूँ, तो बताइए एक तो B माइनस है और ये तो A प्लस है, कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि मेटल का तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन मेटल केटाइन का क्या ही होता है बताइए,
अरे भाई मेटल कैटायन का क्या ही होता है, रिडक्शन। आप मुझे बताइए रिडक्शन ए प्लस का होगा या बी माइनस का होगा? अरे भाई ए प्लस का होगा या बी माइनस का होगा? ए प्लस का होगा। अरे भाई मेटल, जैसे मैं आपको बता, अगर मैं मान लू लिखा हूँ सोडियम और ये लिखा हूँ Na प्लस, मैं पूछूंगा किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो आप बोलेंगे मेटल का तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन मेटल केटायन का Na प्लस का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। Na प्लस का क्या ही होगा भाई, रिडक्शन। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो बताइए रिडक्शन किसका होगा भाई? रिडक्शन किसका होगा? ए प्लस का। अरे भाई ए प्लस जब रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा और वो क्या बन जाएगा भाई, ए सॉलिड। आज बताइए रिडक्शन किसका होता है भाई, कैथोड का या एनोड का? कैथोड पे होता है, एनोड पे होता है? हाँ, थोड़ा ऐसे रिस्पॉन्स करते रहेंगे, कैथोड पे होता है। और बी माइनस का आप लोग जानते हैं, नॉन मेटल का भाई एनाइन होता था। और भाई नॉन मेटल का रिडक्शन, लेकिन नॉन मेटल का एनाइन का क्या होता था, ऑक्सीडेशन। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? आप ऐसे भी सोचिए, बी माइनस लिखा है, बी माइनस, बताओ इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? अरे भाई माइनस का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है? क्या इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? तो ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। क्या क्या, क्या काम करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, क्या दिया भाई, इलेक्ट्रॉन दिया, और वो कन्वर्ट हो गया बी में। क्या आप समझ पा रहे होंगे? तो बताइए ये क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, एनोड। तो यहाँ में देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए भाई, अभी को भी नहीं करना। क्या ये कौन एनोड होगा भाई, जहां पे बी माइनस जा रहा है? अरे भाई जहां पे बी माइनस जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड। और ये हमारा क्या हो गया भाई, कैथोड। नहीं समझे? और भाई यहाँ में देखो, क्या ये रोड हमारा क्या हो गया, एनोड, और ये वाला रोड क्या हो गया, कैथोड। क्या समझ पा रहे हैं? और दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या ये हमारा फुल सेल रिएक्शन हो जाएगा। फुल सेल रिएक्शन की बात करा जाए भाई, जब फुल सेल रिएक्शन होगा तो क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, बी माइनस ए प्लस कंबाइन करेगा और क्या बन जाएगा भाई, ए प्लस और बी। यही तो बन जाएगा भाई। बताइए एक का रिडक्शन, दूसरा का ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताइए बी माइनस से बी में चला गया, बी का ऑक्सीडेशन हो गया, और ए प्लस से ए चला गया, ए का क्या हो गया, रिडक्शन। लेकिन ये तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, लेकिन ये रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप से नहीं होगी भाई, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन तब हुआ जब आपने इसको, इसमें क्या पास किया भाई, इलेक्ट्रिसिटी। जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो एनाइन जो था वो एनोड की तरफ में मूव करा, और केटाइन जो कैथोड की तरफ में मूव किया। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? लेकिन अगर आपके पास अगर डायरेक्टली NaCl सॉलिड स्टेट में है, अगर आप उसमें करंट पास कराएंगे तो क्या होगा भाई, वो इंसुलेटर का जैसे काम करेगा। लेकिन अगर आपने उसका एक्वस सोल्यूशन बना दिया या मोल्टेन स्टेट बना लिया, तब उसमें अगर आप क्या पास कराएंगे, करंट पास कराएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, कंडक्टर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसमें केटायन किसके तरफ में जाएगा, कैथोड, और एनायन किसके तरफ में जाएगा, एनोड की तरफ में। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं भाई? अगर हम लोग बात करें अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? नहीं है ना भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही क्या होता है भाई, जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी एक्वस सोल्यूशन या मोल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम क्या करते हैं, एक्वस सोल्यूशन या मोल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो कैथोड किधर जाता है, अरे भाई कैथोड किधर जाता है, ओ सॉरी केटाइन किधर जाता है, कैथोड की तरफ में, और एनाइन किसके तरफ में जाता है, एनोड की तरफ में। और यहाँ में एक स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है भाई, स्टेबल प्रोडक्ट का। और इसी प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। क्या नाम होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा यहाँ में एक वर्ड लिखा गया है स्टेबल प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है अभी मैं बताऊंगा। अरे भाई थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या इसके पहले आप लोग कौन सा सेल के बारे में पढ़ रहे थे, गैल्वेनिक सेल। किसके बारे में पढ़ रहे थे, गैल्वेनिक सेल। लेकिन आपने वहां में क्या देखा था कि वो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड था वो कैसा था भाई, कैसा प्लेट था, निगेटिव प्लेट था। लेकिन आप यहाँ में देख रहे हैं कि एनोड कैसा है, पॉजिटिव प्लेट। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना? क्या आपने वहां में एक वर्ड याद किया था, LOAN, भाई याद किए थे, ये गैल्वेनिक सेल के लिए है। किसके लिए भाई, गैल्वेनिक सेल। क्योंकि आप पढ़ रहे थे लेफ्ट में होता है ऑक्सीडेशन, ए मतलब एनोड, एन मतलब निगेटिव प्लेट। वहां में एनोड पे निगेटिव प्लेट था, लेकिन यहाँ पे एनोड पे कैसा प्लेट है भाई, पॉजिटिव प्लेट है। तो क्या बताइए, क्या एनोड पे ये याद करा जाए कि एनोड हमेशा निगेटिव प्लेट होता है, या एनोड पे हमेशा निगेटिव चार्ज होता है? क्या ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? गलत है भाई।
एनोड पे कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है, कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन एनोड में तो हमेशा क्या ही होगा भाई, ऑक्सीडेशन। ये स्टेटमेंट हमेशा सही है, क्योंकि कभी कभी देखिए प्लस चार्ज भी है, कभी कभी माइनस चार्ज है, लेकिन दोनों केस में एनोड में क्या ही हो रहा था भाई, ऑक्सीडेशन। समझ पा रहे हैं भाई। और एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। उसका चार्ज अलग अलग देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए अलग चार्ज हो जाएगा, जब हम लोग गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो उस पे कैथोड पे अलग चार्ज हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई बोलेगा कि एनोड जो होता है निगेटिवली प्लेट होता है गैल्वेनिक सेल के लिए, तो ये बात सही है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एनोड होता है पॉजिटिव प्लेट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए, ये बात सही है। लेकिन दोनों केस में एनोड में क्या ही हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या आप समझ पा रहे होंगे, दोनों केस में क्या हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, अभी कॉपी नहीं करना भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अरे भाई मैंने यही बोला कि जब हम लोग एक्वस सोल्यूशन या मोल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जब हम लोग क्या पास कराते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो केटायन, देखिए याद रखेंगे, केटायन, केटायन किधर जाता है, याद रखिए, केटायन कैथोड की तरफ में, एनायन एनोड की तरफ में। केटायन कैथोड की तरफ में, एनायन एनोड की तरफ में जाता है, और उसमें एक स्टेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। जैसे आप ध्यान दीजिए, ध्यान देना है भाई, जैसे मान लो लिखा है यहाँ में एक्वस, जैसे यहाँ में देखिए भाई, यहाँ में लिखा है एक्वस NaCl, ठीक है। तो यहाँ में केटायन होगा Na+ और एनायन क्या होगा भाई, Cl-। अब ये बताओ केटायन किधर जाएगा, कैथोड की तरफ में। कहाँ जाएगा, कैथोड। और कैथोड में क्या ही होता है, रिडक्शन। तो बताइए यहाँ में Na+ का रिडक्शन होगा, तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भाई, Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सोडियम का स्टेबल क्या होता है भाई, Na सॉलिड। अरे भाई कोई भी मेटल होता है वो कौन सा स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। उनका स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, सॉलिड। क्या आप समझ पा रहे होंगे भाई। अगर भाई क्लोरीन का पूछा जाए तो बताइए क्लोरीन है, और क्लोरीन बताइए एनायन कहाँ में जाता है, एनायन एनोड में जाता है, और एनोड में तो होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 गैस में। अरे भाई क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2, क्योंकि क्लोरीन का कौन सा, देखिए Cl- Cl और Cl2 कौन सा उसका स्टेबल प्रोडक्ट है भाई, क्लोरीन। क्लोरीन किस फॉर्म में पाया जाता है, Cl2 गैस के फॉर्म में। किस फॉर्म में भाई, Cl2 गैस। तो यहाँ में आप देख रहे हैं कि जो एनायन है वो एनोड की तरफ में जाएगा, और एनोड में तो ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो Cl- से क्या बन गया भाई, Cl2। इसका स्टेबल प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया भाई, स्टेबल प्रोडक्ट। क्या आप समझ पा रहे हैं। इसी प्रोसेस का नाम इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। क्या नाम होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। अरे भाई इसके सोल्यूशन में, किसके, एक्वस सोल्यूशन या मोल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या पास कराना है, इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होने वाला है, केटायन किधर माइग्रेट करेगा, कैथोड, और एनायन किधर जाएगा भाई, एनोड। और उसमें क्या होगा, एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और वो दिस प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को या इस फेनोमेनन को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान दीजिएगा भाई। जैसे मान लो ये सोडियम Na+, तो Na+ में ये सोडियम किस में चला जाएगा भाई, Na+ में। ओ सॉरी, Na+ किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम में। अरे भाई सोडियम तो सॉलिड होता है, तो सोडियम जाके क्या हो जाएगा भाई, चिपक जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगा। लेकिन क्लोरीन जो होगी ना भाई, क्लोरीन वो तो क्या है भाई, गैस है, और वो गैस है तो क्या हो जाएगा भाई, लिबरेट हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई। या तो हमारा याद रखना कि ये जो इस इलेक्ट्रोड पे जो, या तो हमारा क्या होगा, सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा, या तो हमारा गैसियस प्रोडक्ट बनेगा। और गैसियस जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिबरेट हो जाता है, और जो सॉलिड बनता है वो जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो सोडियम Na+ जाके क्या करेगा, सोडियम में डिपॉजिट हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन गैस क्या होगा, लिबरेट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो तो गैस है। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस तक लिखिए, मैं उसका थोड़ा डेफिनेशन लिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ तक इलेक्ट्रोलाइसिस तक ये सब कॉपी करिए, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, लिखिए एक लाइन। उसके बाद में आप बाद में इसको कॉपी कर लीजिएगा। लिखिए व्हेन electrical energy when electrical energy is passed through aqueous solution or molten form of electrolyte, then cation moves towards cathode and anion moves towards anode, and stable product are formed and stable product are formed. The process are called electrolysis.
द प्रोसेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, हो गया ना कॉपी, और आपको समझ में आ गया होगा, है ना। द प्रोसेस, हाँ, द प्रोसेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज पास थ्रू एक्वस और मोल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड एंड कैटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड एंड स्टेबल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। द प्रोसेस आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, समझ पा रहे हैं। कॉपी हो गया होगा शायद, हो गया ना ये। चलिए तो आगे बढ़ा जाए ना, कॉपी कर लिए। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग समझे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। देखिए भाई, जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है दो प्रकार का होता है। क्वाल एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्लियर है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस का दो एस्पेक्ट है भाई। जब भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो उसका दो एस्पेक्ट होता है। मतलब क्या, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी, है ना। मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है भाई, जैसे कि आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को लिया, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, जैसे आपने NaCl है, उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, तो उस समय कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा, मतलब कैथोड और एनोड पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, उसको आइडेंटिफाई करना है। उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसका मास क्या होगा, क्वांटिटी, कितना अमाउंट में बनेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव। जैसे अगर हम बात करें भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने यहाँ में क्या लिया भाई, NaCl लिया भाई, Na प्लस और Cl माइनस होगा, और यहाँ में मैंने, ठीक है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया भाई, ये प्लस था, तो आप लोगों को मालूम है कि ये हमारा एनोड होगा और ये कैथोड होगा। तो कैटायन कैथोड की तरफ में जाएगा और एनायन एनोड की तरफ में जाएगा, है ना। तो आप यहाँ में बता सकते हैं ना कि इसमें एनोड पे क्या बनेगा, वो तो बना सकते हैं ना भाई। एनोड पे क्या होगा भाई, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी, Cl2 गैस। समझ पा रहे हैं ना। तो ये बताना क्या कहलाता है, क्वालिटेटिव। मतलब ये जो एनायन है, जैसे Cl माइनस क्या होगा भाई, Cl माइनस Cl2 में कन्वर्ट होगा, है ना। ये हमारा क्या होगा भाई, गैस। तो ये हमारा क्या है भाई, एनोड। और कैथोड में क्या हो रहा है कि जो Na प्लस है वो किस में डिपोजिट हो जाएगा भाई, Na सॉलिड में। तो बताइए, यहाँ में आप बता सकते हैं कि कैथोड और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं। लेकिन अगर मान लो यहाँ में क्लोरीन, तो बताओ क्या होगी भाई, डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, लिबरेट होगा, क्योंकि गैस है वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन सोडियम है वो जाके इसमें क्या हो जाएगा भाई, चिपक जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और इसके बाद जब सेकेंड हम लोग एनालिसिस पढ़ेंगे जिसका नाम है क्वांटिटेटिव, तो सोडियम कितना जाके डिपॉजिट हुआ उसका मास बताइए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव। उसमें हमारे फैराडे लॉ आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में भाई, कि कैथोड और एनोड पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा उसको आइडेंटिफाई करने वाले हैं। समझ पा रहे हैं ना। हाँ ठीक है, तो हाँ, देखिए क्वांटिटेटिव का मतलब, जैसे बताओ यहाँ में Na प्लस और Cl माइनस है, तो बताइए Cl माइनस कहाँ जाएगा, बताइए Cl माइनस, क्योंकि एनाइन कहाँ जाता है, एनोड। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, Cl2 में। मतलब बताइए, अगर मैं पूछूंगा बताओ एनोड में क्या बनेगा, तो तुम बोलेगा Cl2 गैस। कैथोड में क्या बनेगा, Na प्लस, ओ सॉरी Na सोडियम बनेगा। इसको बताना क्या कहलाता है, क्वांटिटेटिव। लेकिन अगर मैं पूछूं बताओ क्लोरीन यहाँ में जाके डिपॉजिट हो रहा है, तो उसका मास बताइए। उसका अमाउंट को जब कैलकुलेट करने लगा जाएगा तो नाम क्या होगा, क्वांटिटेटिव। समझ पा रहे हैं भाई। जैसे आप मुझे बताइए, जैसे आपने एक सोल्यूशन लिया भाई, इलेक्ट्रोलाइट लिया, और इस बार ना आपने NaBr लिया भाई, क्या लिया भाई, NaBr। चलो Na को हटा देते हैं, आपने KBr लिया, क्या लिया, KBr। तो आप मुझे बताइए, KBr है तो यहाँ से क्या होगा भाई, K प्लस होगा और Br माइनस होगा। एनाइन कहाँ में जाता है, एनोड में।
अरे भाई एनोड में, और केटाइन कहाँ में जाता है? कैथोड में। समझ पा रहे हैं भाई? और कैथोड में तो इसका क्या होने वाला है? और एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो Br का ऑक्सीडेशन होगा किसमें? Br2 गैस में। लेकिन आप लोग बोलेंगे, आप ही तो बोला था कि स्टेबल प्रोडक्ट बनता है Br का, स्टेबल प्रोडक्ट तो Br2 लिक्विड होता है। लेकिन मैंने तो गैस लिखा भाई। अरे भाई जब वो लिक्विड ही बन जाएगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा भाई। आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो लिक्विड ही बन जाएगा Br2 लिक्विड, क्योंकि ये सोल्यूशन कैसा है भाई? लिक्विड। और प्रोडक्ट भी लिक्विड बन जाएगा तो क्या वो जाके वो सोल्यूशन में तो क्या हो जाएगा भाई? सॉल्युबल हो जाएगा। तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो याद रखेंगे ये कि हमेशा हमारा प्रोडक्ट या तो सॉलिड बनता है या तो हमारा गैस बनता है। अगर मैं KBr ले लूं भाई तो बताइए एनोड पे क्या बनेगा? ब्रोमीन गैस। और कैथोड पे क्या बनेगा? पोटेशियम। मतलब पोटेशियम डिपॉजिट होगा और ब्रोमीन गैस लिबरेट हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं बोल रहा हूँ? भाई देखिए, अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये टॉपिक पूरा थ्योरेटिकल है, कुछ भी नहीं, केवल आप ध्यान देते रहिए। आपको केवल आइडेंटिफाई करना है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे दिया जाएगा, बताओ केटाइन कैथोड में क्या बनेगा और एनोड में क्या बनेगा। समझ पा रहे हैं ना भाई आप लोग? तो बस इसी को आज आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, केवल देख के आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है? कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल जितना बताया जा रहा है आप थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? क्वालिटेटिव समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और जब क्वालिटेटिव जब पढ़ लेंगे तो बाद में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्वांटिटी। जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही है कैथोड और एनोड पे, तो उसका अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई? क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो लिखिए इन दिस एनालिसिस प्रोडक्ट फॉर्म एट कैथोड एंड एनोड आर आइडेंटिफाइड। सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे ऐसा, प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत सारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। फर्स्ट में लिखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का नेचर पे भी हमारा क्या डिपेंड करता है कि कैथोड और एनोड पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो किस बात पे भी डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोड का नेचर पे। और इलेक्ट्रोड का नेचर का मतलब वो इलेक्ट्रोड एक्टिव है, मतलब इनर्ट है या एक्टिव है। समझ पा रहे हैं ना भाई? मतलब अगर हम लोग क्या लेंगे भाई? इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे, या इसी को बोलते हैं नॉन अटैकेबल। देखिए भाई, जैसे अगर आपको याद होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ रहे थे तो वहां में क्या लिया गया था भाई? इनर्ट इलेक्ट्रोड में प्लेटिनम। और भाई वो इलेक्ट्रोड जिसका ना तो ऑक्सीडेशन हो ना तो रिडक्शन हो, कुछ भी ना हो, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करे, उसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो रिएक्शन नहीं करता है, जो रिएक्शन में कुछ पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। और बताइए हाइड्रोजन का केस में इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या था भाई? प्लेटिनम। प्लेटिनम होता है, ग्रेफाइट होता है, ये सब हमारे क्या है भाई? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अगर ये सब लेंगे ना, अगर ये इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे तो कैथोड एनोड पे अलग प्रोडक्ट बनेगा। और अगर हम लोग एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लेंगे, मतलब जो खुद रिएक्शन कर रहा है, तो उस केस में भी प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। क्या समझ पा रहे हैं? तो पहला बार आपने क्या लिया भाई? इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया। और दूसरा बार क्या लेंगे भाई? एक्टिव या अटैकेबल इलेक्ट्रोड। मतलब वो अटैक कर सकता है, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे अगर आपको याद हो ZnSO4 में हमने कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया था, तो बताओ, अरे भाई गलत बोला ना, क्या बोला बताइए? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में किस इलेक्ट्रोड को डिप किया गया था भाई? कॉपर को। और ZnSO4 सोल्यूशन में किस इलेक्ट्रोड को डिप किया था भाई? Zn सॉलिड। तो इसमें क्या हो रहा था भाई बताइए? कॉपर का मास, ये कॉपर सल्फेट में जब हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किए थे तो बताइए कॉपर का मास बढ़ रहा था ना भाई। लेकिन ZnSO4 में जब जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किए थे तो जिंक का मास खुद कम हो रहा था। मतलब यही तो जो जिंक इलेक्ट्रोड था वही ना Zn+2 में कन्वर्ट होने लगा। मतलब क्या वो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट कर रहा है?
लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे थे तो वहां में तो प्लेटिनम लिए थे, वहां में उसका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा था ना तो रिडक्शन हो रहा था, वहां में तो उसका सिर्फ वही काम था कि हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करा रहा था। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? इसका मतलब यहाँ में प्लेटिनम खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा और एक बार इनर्ट इलेक्ट्रोड होगा, दोनों केस में कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो मान लो ऐसा बनेगा, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग, है ना? ऐसा होता है, कॉपी कर लीजिए। क्या आप समझ पा रहे होंगे? हो गया ना फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड किस पे डिपेंड करता है भाई? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट ही चेंज कर देंगे तो बताइए प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेगा। अरे भाई आप सोच के देखिए, आपने एक बार NaCl लिया है, दूसरा आपने NaBr लिया है ना? तो क्या बताइए दोनों केस में कैथोड और एनोड पे प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा? अरे भाई बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ में देखो Cl है, यहाँ में Br है, आपने इलेक्ट्रोलाइट को ही चेंज कर दिया तो प्रोडक्ट भी हमारा अलग अलग बनेगा। मतलब वो किस पे भी डिपेंड करता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। क्लियर है ना? अबे दोनों बोल ही नहीं रहा है। क्या यहाँ में कैथोड एनोड बनेगा तो Cl माइनस एनोड में जाएगा, एनाइन मूव्स टू एनोड, है ना? तो यहाँ में Cl2 बनेगा, यहाँ में Br2 गैस बनेगा, तो अलग अलग बनेगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट को ही चेंज कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। और थर्ड जो होता है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अरे भाई अगर आप सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को भी चेंज कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट कैथोड और एनोड पे चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे भाई अगर मानो आपने यहाँ में क्या लिखा है, डाइल्यूट AgCl लिखा है भाई, और दूसरा बार आपने कंसंट्रेटेड AgCl लिखा है, दोनों केस में कैथोड और एनोड में प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। ठीक है, अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ही चेंज कर देंगे तो उस केस में भी हमारा जो कैथोड और एनोड पे जो प्रोडक्ट बनता है वो डिफरेंट बनता है। इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है भाई, लेकिन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग है। समझ पा रहे हैं ना भाई? डाइल्यूट का मतलब पानी ही पानी है और इसका मतलब पानी नहीं है, तो उस केस में दोनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया। अरे भाई बताइए, जो कैथोड और एनोड पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा वो तीन बात पे डिपेंड करता है। पहला क्या था भाई? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। दूसरा क्या था भाई? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और थर्ड क्या है बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। समझ पा रहे होंगे? तो इसमें दो केसेस पढ़ने वाले हैं हम लोग। केस वन, ठीक है, हम लोग इसमें दो केस पढ़ेंगे। केस वन है मोल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसमें कैसा होगा भाई? मोल्टेन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा बताइए, आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया वो कौन सा फॉर्म में लिया? मोल्टेन फॉर्म में। और दूसरा केस में पढ़ेंगे जब हम एक्वस फॉर्म में लेंगे। ठीक है, दोनों केस में हमारा प्रोडक्ट क्या आता है? डिफरेंट आता है। देखिए भाई ध्यान से सुनेंगे। आपने क्या लिया है? इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो मोल्टेन फॉर्म में लिया है, ठीक है। और यहाँ में क्या होगा, ध्यान देंगे, यहाँ में आपने क्या लिखा है भाई? मोल्टेन NaCl। जो इलेक्ट्रोड भी आप ले रहे हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन आपने इलेक्ट्रोड को इस बार क्या कर दिया भाई? इनर्ट कर दिया। दूसरा बार एक्टिव ले लेंगे, दोनों केस में आंसर अलग अलग आएगा। तो अभी हम लोग 10 क्वेश्चन इस पे करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। नीट में क्वेश्चन आया भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ में क्या लिखा है भाई? मोल्टेन NaCl। अगर जब भी लिखा होता है मोल्टेन, बताओ मोल्टेन NaCl लिखा है, क्या उसमें पानी होगा कि सिर्फ Na और Cl माइनस होगा? अरे भाई एक्वस NaCl लिखा है तो इसका मतलब Na प्लस भी होगा, Cl माइनस भी होगा, पानी भी होगा। लेकिन NaCl को आपने केवल हीट करा है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, उसी को ना मोल्टेन फॉर्म बोलते हैं। जिसमें मोल्टेन फॉर्म बोला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा भाई? केटायन और एनायन। तो बताइए इसमें क्या होगा भाई? एक तो केटायन होगा, मतलब Na प्लस भी होगा, और क्या भी होगा भाई? Cl माइनस। यही तो दो आयन होंगे। अरे भाई मोल्टेन NaCl का मतलब यही होगा। और इलेक्ट्रोड भी कैसा है? इनर्ट है, मतलब वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब उनका ऑक्सीडेशन ना होगा ना ही उनका रिडक्शन होने वाला है। तो यही दो आयंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। क्या समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताइए, कौन केटायन कहा जाता था? कैथोड में कौन जाएगा? केटायन। कैथोड में कौन जाएगा? केटायन Na प्लस। और एनोड में कौन जाएगा? एनोड में कौन जाएगा? एनायन। एनायन क्या है भाई? Cl माइनस।
अब बताइए कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन होगा तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, Na+। लेकिन ये Cl- किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, Cl2, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर हम मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो Na+ में डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब जो सोडियम, बताओ कैथोड में क्या डिपॉजिट होगा, Na+, और एनोड में क्या लिबरेटेड होगा, Cl-। तो अगर हम मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड में क्या डिपॉजिट होगा भाई, Na, और बताइए एनोड में क्या लिबरेट हो जाएगा, Cl2 गैस। अरे भाई यही तुमको फाइंड आउट करना है, केवल प्रोडक्ट कैथोड में क्या बनेगा और एनोड में क्या बनेगा, यही फाइंड आउट करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आपको 10 एग्जाम्पल बताए जाएंगे और 10 एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मतलब ये टॉपिक आपका क्लियर होगा। ठीक, मोल्टेन CaBr2, molten CaBr2 using प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम कैसा है भाई, आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है, मतलब वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब बताइए CaBr2 को जब ब्रेक करेंगे भाई तो बताइए क्या हो जाएगा भाई, Ca+2 और Br- इसी में टूट जाएगा। और बताइए कैथोड में, एक कैथोड में जाएगा और दूसरा एनोड में जाएगा। कैथोड में कौन जाने वाला है भाई, केटायन, केटायन मतलब Ca+2, और एनोड में कौन जाएगा, Br-। और बताइए इनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। एनोड में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो बताइए Br2 लिक्विड बनेगा या गैस बनेगा, गैस। और ये Ca+2 क्या करेगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किसमें जाके डिपॉजिट होगा, Ca सॉलिड में। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मोल्टेन CaBr2 का इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा तो बताइए कैथोड में क्या डिपॉजिट होगा, Ca+, और एनोड में क्या लिबरेट हो जाएगा, ब्रोमीन गैस। ठीक है, तो केस 1 में, अरे भाई केस 1 में मोल्टेन होगा तो दिक्कत है ही नहीं। अरे भाई मोल्टेन होगा तो केटाइन और एनायन देख लेना है, और केटाइन कैथोड में जाएगा, एनायन एनोड में जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, तो क्या मोल्टेन फॉर्म में तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो भाई दिक्कत कब आता है, जब एक्वस फॉर्म आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुझे लग रहा है कि ये कॉपी हो गया होगा, है ना। तो अगर हम बात करें भाई केस 2, अभी कॉपी नहीं करना, पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे। एक्वस solution of electrolyte using inert electrode। क्या लिखा गया है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या इनर्ट इलेक्ट्रोड। मतलब यहाँ में इलेक्ट्रोड अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ना उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका होने वाला है भाई, जो सोल्यूशन में आयन से उसका। लेकिन अगर बात करा जाए एक्वस सोल्यूशन का, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो मेरे पास में लिखा गया है AB एक्वस, है ना, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है भाई। इसका मतलब एक्वस का मतलब क्या, इसमें बताओ A+ भी होगा और B- भी होगा, केटाइन भी होगा, एनाइन भी होगा, और साथ ही साथ क्या भी होने वाला है भाई, वाटर। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई, मोल्टेन में तो पानी नहीं होता है लेकिन एक्वस सोल्यूशन में तो पानी होगा ही होगा। तो आप मुझे बताइए, ध्यान देंगे भाई, कॉपी मत करो, पहले 10 मिनट ध्यान से सुनिए। तो अगर मान लो NS जैसे AB एक्वस लिखा है, इसका मतलब यहाँ में A+ भी होगा, मतलब केटाइन भी होगा, एनाइन भी होगा, और साथ ही साथ में क्या भी होगा भाई, पानी। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो अब मुझे बताइए, यहाँ में लिखा गया कैथोड, और बताओ कैथोड में और एनोड में क्या क्या जाने वाला है। ठीक है, कैथोड और यहाँ में लिखा है एनोड, कॉपी नहीं करना, पहले ध्यान से सुनेंगे। अब बताओ कैथोड में कौन जाता है भाई, केटायन। अरे भाई केटायन का माइग्रेशन कैथोड की तरफ में होता है, और केटायन क्या है भाई, A+। लेकिन भाई इस बार कंपटीशन होगा कि A+ और वाटर में, किसका कंपटीशन होगा भाई, A+ और वाटर में, क्योंकि वहां में पानी भी मौजूद है। और एनोड में क्या जाता है, एनायन, और इस एनायन का कंपटीशन किसके साथ में होगा भाई, पानी के साथ में, क्योंकि इसमें वाटर भी आ गया। और आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी वाटर आता है। अरे भाई होता है कि नहीं होता है, क्या लिखे बाबा काका ने मांगी जमीन अलमारी मनी पानी, ऐसा था ना भाई, वाटर। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना कि अब वो बात आ गई कि इसमें ए प्लस का रिडक्शन होगा कि वाटर का रिडक्शन होगा। अरे भाई होगा ना भाई, यहाँ में क्या हो जाएगा, B- का ऑक्सीडेशन होगा कि वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। तो इसमें वाटर आ गया, उसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बताइए क्या होता है भाई? लिखे बाबा, तो मैंने लिथियम लिख दिया भाई, लिखे बाबा काका ने मांगी, क्या था भाई? पानी, पानी आएगा इधर, फिर आगे जाएंगे तो क्या आएगा? H+, फिर आगे जाएंगे तो सबसे नीचे में कौन सा मेटल था? Au+3। अरे भाई था ना गोल्ड। तो अब मुझे बताइए, यहां से यहां जा रहे हैं, थोड़ा अभी ध्यान दीजिएगा, कॉपी नहीं करना है, पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिए। यहां से यहां जा रहे हैं, किसकी वैल्यू बढ़ रही है? एसआरपी की। अरे भाई एसआरपी का वैल्यू बढ़ेगा तो टेंडेंसी टू गेट क्या हो जाएगा भाई? टेंडेंसी टू रिड्यूस बढ़ जाएगा, मतलब रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई एलिमेंट, अगर हाइड्रोजन है भाई, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ऊपर वाला भाई देख, इधर से इधर जा रहे हैं तो एसआरपी बढ़ रहा है, एसआरपी बढ़ेगा तो उसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं बोलूंगा भाई Li+ और वाटर में किसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है? अरे भाई किसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है? वाटर का। लेकिन अगर मैं बोलूं गोल्ड में और वाटर में किसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा है? गोल्ड का। तो याद रखना कि जब वाटर से ऊपर वाला मेटल होगा, अरे भाई वाटर से ऊपर वाला मेटल होगा, तो उस केस में किसका रिडक्शन होगा? वाटर का। लेकिन वाटर से नीचे चापा मेटल होगा तो किसका रिडक्शन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगा? अरे भाई चापा मेटल का। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना भाई? अगर वाटर से ऊपर वाला मेटल होगा, मतलब जो ऊपर वाले मेटल होंगे उस केस में वाटर का रिडक्शन होगा, लेकिन वाटर से नीचे वाले जो मेटल हैं, जैसे चापा मेटल है भाई, उस केस में वाटर हार जाएगा, उस चापा मेटल का रिडक्शन होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसे अगर हम बात करें भाई एनायन का, किसका बात करेंगे एनायन में? अरे भाई वाटर जीतेगा कि एनायन जीतेगा? अरे भाई वाटर जीतेगा कि एनायन जीतेगा? तो याद रखना है F-। भाई आपको ये याद रखना है, ध्यान दीजिएगा कि इधर से इधर जाते हैं, एसओपी की वैल्यू बढ़ती है, एसओपी का वैल्यू बढ़ता है। एसओपी का वैल्यू बढ़ने का मतलब उनका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी बढ़ती है। अरे भाई क्या हो जाएगा भाई? टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बढ़ती है, मतलब उनका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए भाई वाटर है, अगर वाटर है और सल्फेट है, और भाई इधर से इधर में किसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा है? I- का। और किसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी सबसे कम है? F- का। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई, बताइए वाटर है और सल्फेट है, वाटर है और सल्फेट है, तो किसका ऑक्सीडेशन होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा? वाटर का। अरे भाई वाटर और Cl में किसका ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा होगा? Cl- का। अरे भाई वाटर और Br- में किसका ज्यादा होगा? Br- का। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? तो याद रखने की तरीका क्या है भाई? सीबीआई को प्रेफरेंस दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा? सीबीआई। अरे भाई सीबीआई ध्यान से सुनेंगे, सी बी आई को प्रेफरेंस दिया जाएगा वाटर के कंपेयर में। अगर वाटर है और सीबीआई है, मतलब क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, अरे भाई क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, तो याद रखेंगे किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? सीबीआई को। अरे भाई किसको दिया जाएगा? सीबीआई को। उस केस में अरे भाई ये सब एलिमेंट जीत जाएगा, पानी हार जाएगा, पानी हार जाएगा, मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मान लो ये सीबीआई आया ही नहीं, क्या नहीं आया? सीबीआई आया नहीं, नाइट्रेट आ जाए, फॉस्फेट आ जाए, वो याद करने की जरूरत नहीं है। अभी तुमको याद नहीं रखना है कि इसके बाद ये आएगा कि ये आएगा, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। अगर कहीं सल्फेट आ जाए, अरे भाई कहीं सल्फेट आ जाए और पानी आ जाए, तो कौन जीत जाएगा? पानी, पानी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। लेकिन पानी के बाद अगर सीबीआई आ जाए तो सीबीआई को प्रेफरेंस देंगे। अरे भाई पानी के बाद अगर सीबीआई आ जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और पानी के पहले ये फ्लोराइड आ जाए, नाइट्रेट आ जाए, क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? तो उस समय किसको प्रेफरेंस देना है? क्या आप समझें क्या? प्रेफरेंस किसको देना है? सीबीआई। आप लिख सकते हैं सीबीआई को प्रेफरेंस देना है। अभी अभी नहीं सर, अरे भाई थोड़ा सा रुकेंगे, अभी अभी नहीं कॉपी करना है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? जैसे अगर मैं पूछूं, इधर देखो भाई, जैसे मान लो लिखा है NaCl एक्वस, क्या लिखा है भाई? NaCl एक्वस। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, आप लोग का ध्यान नीचे है भाई, ऊपर नहीं है।
ठीक है, तो देखिए NaCl एक्वस है, बताओ क्या क्या होगा, Na प्लस भी होगा, Cl माइनस भी होगा, और क्या भी होगा, कंपटीशन किसके साथ होगा, पानी के साथ। तो अगर मैं लिखूं कैथोड और लिखूं भाई एनोड, तो आपको याद है ना भाई, केटाइन तो कैथोड में जाता है, केटाइन कौन है, Na प्लस, लेकिन इस Na प्लस का कंपटीशन किसके साथ होगा, पानी के साथ में, और एनोड में क्या हो जाता है भाई, एनायन, एनायन जाता है एनोड में, तो क्या होगा, Cl माइनस का कंपटीशन होगा पानी के साथ में। अब आप मुझे बताइए भाई, लिखा है ये, अरे भाई इनका तो क्या होने वाला है, रिडक्शन, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। अब बताओ, क्या ये जो लिथियम है, लिखे बाबा काका ने मांगी, अरे भाई पानी से ऊपर में है, तो किनका रिडक्शन हो जाएगा, वाटर का, किनका रिडक्शन हो जाएगा, वाटर का। लेकिन अगर मैं बात करूंगा भाई वाटर और सीबीआई है, तो किसका ऑक्सीडेशन होता है, सीबीआई का। तो उस केस में ध्यान देंगे भाई, कैथोड में तो पानी जीत गया, और एनोड में Cl माइनस। अरे भाई समझ पा रहे हैं भाई, अगर बताइए कैथोड में पानी जाएगा, तो कैथोड में तो पानी का क्या होगा भाई, रिडक्शन, क्या होगा भाई, रिडक्शन। अगर मैं बात करूं भाई, जैसे मान लो यहाँ में आप लोग समझ पा रहे होंगे, जैसे अगर मान लो सल्फेट है, अरे भाई सल्फेट है, जैसे एक बार ध्यान देंगे, क्या समझ पा रहे हैं भाई, मतलब देखो एक बार वाटर कैथोड पे भी जा सकता है, वाटर एनोड पे भी जा सकता है। जैसे मान लो बात करा जाए, अरे भाई बात किया जाए, मैग्नीशियम सल्फेट लिखा है, क्या लिखा है भाई, मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस, तो बताइए क्या क्या होगा, Mg+2 भी होगा, सल्फेट भी होगा, पानी भी होगा, होगा ना। कॉपी नहीं करना है, पहले समझना है, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बताओ कैथोड एनोड, कैथोड पे कौन जाता है, केटायन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, अरे भाई केटायन कौन है, Mg+2। अब ये अकेला नहीं है, वो पानी के साथ में इसका कंपटीशन होगा। और उसी प्रकार बताइए एनायन एनोड पे जाता है, एनायन में क्या है, सल्फेट, लेकिन उसका कंपटीशन किसके साथ में होगा भाई, पानी के साथ, क्योंकि एक्वस है। अगर वही मोल्टेन लिखा होता तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता, लेकिन अगर एक्वस लिखा है मतलब उसमें पानी भी है, क्या भी है, पानी। अब आप मुझे बताइए, अरे भाई इनका तो रिडक्शन होता है, अरे भाई पानी से ऊपर में तो ये है ना, मतलब इसमें कौन जीतेगा, पानी। लेकिन आप बताइए सल्फेट है और पानी है, अरे भाई मैं बोला था ना एनाइन में तो क्या होता है, एनोड में तो ऑक्सीडेशन, और रेफरेंस क्या था, किसका प्रेफरेंस दिया जाता है, सीबीआई, वाटर के बाद सीबीआई, लेकिन यहाँ में तो है ही नहीं, सल्फेट है। तो कौन, किसकी रेफरेंस ज्यादा होगी, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है भाई, किसका, पानी। तो इस समय क्या जीत जाएगा, पानी। ये इसका इसका हमारा पानी का यहाँ में क्या होगा भाई, पानी का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और यहाँ में पानी का क्या होगा, रिडक्शन। समझ पा रहे हैं, तो ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। अरे भाई याद रख लो, एनोड में तो बहुत आसान है ना भाई, सीबीआई को प्रेफरेंस दिया जाएगा पानी के कंपेयर में। लेकिन अगर सीबीआई है ही नहीं, नाइट्रेट आ जाए, फ्लोराइड आ जाए, सल्फेट आ जाए, फॉस्फेट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उस केस में पानी जीत जाएगा, और सीबीआई आ जाए तो पानी हार जाएगा। क्लियर है ना भाई, और भाई समझे नहीं समझे, समझे। तो यहाँ में ध्यान दीजिए। अच्छा एक बार सोचो, अगर वाटर का या तो एक बार ऑक्सीडेशन होगा या तो एक बार रिडक्शन होगा, अगर वो वाटर कैथोड में जा रहा है तो क्या होगा, अरे भाई वाटर जब कैथोड में जाएगा तो रिडक्शन होगा, अगर वाटर एनोड में जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा भाई, ऑक्सीडेशन। तो अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब अगर हम बात करें, देखिए कैथोड में एक बार मान लो वाटर जीत गया, एक बार एनोड में मान लीजिए वाटर जीत गया, तो कैथोड में तो रिडक्शन हो जाएगा, और वाटर में एक बार एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखिए वाटर का अगर रिडक्शन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे मान लीजिए वाटर, और यहाँ में मान लीजिए वाटर, ठीक है भाई। अब बताइए यहाँ में कैथोड में अगर वाटर जीत गया, सपोज मान लो वाटर जीत गया, तो वाटर का तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन क्या होता है भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई एक बार इलेक्ट्रॉन तो गेन होगा, और दूसरा बार इलेक्ट्रॉन तो लॉस होगा। और भाई अगर वो कैथोड में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को लेगा, और दूसरा बार इलेक्ट्रॉन को तो देगा। क्लियर है ना भाई, याद रखना है, एक बार तो ऑक्सीजन बनता है, दूसरा बार हाइड्रोजन बनता है। अरे भाई कौन कौन सी गैस बनती है, एक बार तो ऑक्सीजन गैस बनती है, दूसरा बार क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस। भाई जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस बनेगा, और रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। अरे भाई ऑक्सीडेशन, ओ से याद रखना, ओ से मतलब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन गैस, और रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस। अरे भाई ऐसे लिखेंगे तो आपको रिएक्शन भी याद हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, मैंने क्या बोला, कि अगर वाटर कैथोड में गया तो वाटर का तो रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो वाटर क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करके कौन सी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस। लेकिन जब वाटर का ऑक्सीडेशन गैस, वाटर का जब ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, O2 गैस। क्या बनेगा भाई, O2 गैस।
एक बार तो H प्लस लिखना है, दूसरा बार OH माइनस लिखना है। अरे भाई क्या लिखना है, एक बार तो H प्लस लिखना है और दूसरा बार OH माइनस लिखना है। अब मुझे बताइए क्या यहाँ में माइनस है, तो क्या यहाँ में माइनस लिखना पड़ेगा तभी रिएक्शन बैलेंस होगा, और यहाँ में माइनस है क्योंकि ये तो न्यूट्रल है भाई, तो ये माइनस है तो क्या लिख दिया जाए, प्लस। भाई अगर यहाँ में मान लो माइनस है लिखते तो रिएक्शन तो बैलेंस नहीं ना होता। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई, क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जब वाटर का, अरे भाई देखो आपको तो ऐसे लिखना है, जब वाटर का क्या होता है भाई, जब वाटर का क्या होता है रिडक्शन, तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। अरे भाई लिखना आ गया भाई। अरे भाई एक बार तुम लोग साथ में बोलेगा, तुम लोग बोल ही नहीं रहा है। भाई देखिए मैंने क्या बोला, वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, वाटर का रिडक्शन भी हो सकता है। बताइए वाटर का रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा भाई, गेन, और यहाँ में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस। मैंने बोला एक बार हाइड्रोजन गैस निकलेगा, दूसरा बार ऑक्सीजन गैस। बताइए रिडक्शन होगा तो कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस। मैंने बोला एक बार तो H प्लस लिखना है, दूसरा बार OH माइनस लिखना है। अब मुझे बताइए यहाँ में माइनस है तो क्या यहाँ में OH माइनस लिखना पड़ेगा, और यहाँ में प्लस माइनस है तो यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा, H प्लस। क्या समझ पा रहे हैं भाई? क्या रिएक्शन तो आपने लिख लिया, क्या लिख लिया, क्या वाटर का ऑक्सीडेशन भी हो गया और वाटर का रिडक्शन भी हो गया। अगर मान लो ऐसा हो गया भाई, कैथोड में भी वाटर जा रहा है और एनोड में भी वाटर जा रहा है, तो आप बता सकते हैं ना भाई कैथोड में कौन सी गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस, और एनोड में कौन सा गैस लिबरेट होगा, ऑक्सीजन गैस। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ में बताओ रिडक्शन हो रही है ना भाई, तो इनकी एसआरपी की वैल्यू क्या है भाई, किसकी, इनकी जो एसआरपी की जो वैल्यू होती है -0.83 वोल्ट होती है। कितनी वोल्ट होती है, -0.83 वोल्ट। भाई वाटर का रिडक्शन हो रहा है तो उस समय उसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी भाई, रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ में क्या हो रही है भाई, ऑक्सीडेशन, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 वोल्ट होती है। अरे भाई कितनी होती है भाई, -1.23 वोल्ट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने आपको बोला था ना, जैसे आप थोड़ा सा सोचो, यहाँ में देखिए भाई, अगर मान लो लिखा है जिंक से Zn+2 चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसका SOP का वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू x वोल्ट है। कितना वोल्ट है, x वोल्ट। अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा भाई, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक में कन्वर्ट होगा तो इस समय क्या होगा, SRP, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -x। तो आप लोग तो फॉर्मूला पढ़े था ना कि SOP का वैल्यू -SRP के बराबर है, SOP का वैल्यू -SRP के बराबर है। लेकिन यहाँ में तो ऐसा नहीं है, अरे भाई यहाँ में तो ऐसा नहीं है, तो याद रखना कि इस केस में, वाटर का केस में, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव टाइम्स रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर नहीं होता है। अरे भाई काहे नहीं होता है, क्योंकि दोनों केस में प्रोडक्ट ही डिफरेंट बन रहा है। अरे भाई देखो यहाँ में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, यहाँ में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, प्रोडक्ट ही डिफरेंट बन रहा है। तो इस केस में SRP इज इक्वल टू -SOP नहीं लगेगा। बाकी सारे केस में अगर वही सेम है भाई, केवल आपने रिएक्शन को तो रिवर्स करा है, बताओ क्या ये रिएक्शन रिवर्स करने से ये आ रहा है क्या, नहीं। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो वाटर का केस में SOP का वैल्यू -SRP के बराबर नहीं होता। क्योंकि क्यों नहीं होता, क्योंकि इस केस में, दोनों केस में प्रोडक्ट ही हमारा डिफरेंट बन रहा है। क्या समझ पाए? कॉपी करना चाहेंगे कर लीजिए, तब इस पे हम लोग 8 क्वेश्चन करेंगे। मैंने बोला था ना भाई टोटल 10 क्वेश्चन कराना है, क्या इसके पहले 2 क्वेश्चन कराया गया था, इस टॉपिक पे 8 क्वेश्चन कराए जाएंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे आप। और साथ ही साथ में ध्यान देते रहिए भाई, जितना बोला जा रहा है वो याद रखेंगे। एनोड में तो क्या ही याद रखना है, किसको प्रेफरेंस देना है, CBI को। अब बाकी वाटर से ऊपर वाला मेटल आ जाए तो वाटर जीत जाएगा, वाटर से नीचे चापा वाला मेटल आ जाए तो वाटर हार जाएगा। क्लियर है ना भाई? ये सिर्फ और सिर्फ कब देखना है, जब लिखा होगा एक्वस। क्या लिखा होगा, एक्वस। अगर मोल्टेन लिखा होता तो ये सब का जरूरत पड़ता क्या, नहीं। अरे भाई मोल्टेन में तो केवल केटायन और एनायन, बिल्कुल भी याद नहीं रखना है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू है ना, बिल्कुल भी याद नहीं करें, मुझे भी याद नहीं रहेगा भाई। केवल आपको मतलब क्या है कि वाटर का केस में SOP का वैल्यू -SRP के बराबर नहीं होता है, बस इतना ही याद रखें। ये नहीं कि वैल्यू आप याद करें, कोई काम का नहीं है।
देखिए भाई, ये मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें केवल लिख रहा हूँ भाई, देखिए एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड, है ना। वो आप लोग मान लेना कि अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मेरा जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा है, इनर्ट है, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl यूजिंग, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड लेके आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, एक्वस सोल्यूशन है मतलब पानी भी होगा, तो बताइए इसमें क्या होगा, केटाइन भी होगा, एनाइन भी होगा और पानी के साथ में कंपटीशन होगा। तो आप मुझे बताइए कैथोड, कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे क्या होगा और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अब मुझे बताइए भाई, कैथोड में कौन जाएगा, केटाइन, केटाइन क्या होगा भाई, Na+ का कंपटीशन वाटर के साथ, और एनोड में कौन जाता है, एनायन, Cl- का कंपटीशन वाटर के साथ। अब आप मुझे बताइए कौन दोनों में कौन जीतेगा भाई, वाटर और Na में कौन जीतेगा, और भाई वाटर और Na में कौन जीतेगा, वाटर, क्योंकि Na+ तो ऊपर वाला होता है ना। तो इसका मतलब रिडक्शन किसका होगा, वाटर का। तो बताइए वाटर का जब रिडक्शन होता है, बताइए आप ही बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे, वाटर का रिडक्शन होता है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और बताइए रिडक्शन होगा तो H2O किस में कन्वर्ट होता है, H2 में कि O2 में, H2 में। H2 में निकलता है तो मैं लिखा था, अगर यहाँ में माइनस है तो यहाँ में क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। समझ पा रहे हैं ना भाई। अगर रिएक्शन को बैलेंस करना है तो बताइए यहाँ में 2 लिख दीजिए, यहाँ में 2 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ में 2 लिख दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। लेकिन आपको रिएक्शन बैलेंस वाला याद रखना ही नहीं, आपको तो सिर्फ ये लिखना है, ये सब इलेक्ट्रॉन भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको तो केवल यही प्रोडक्ट बताना है कि बताओ जब H2O का रिडक्शन करेंगे तो कौन सी गैस लिबरेट होगी भाई, H2 गैस। आप शॉर्ट में डायरेक्टली H2O से H2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ में एनोड और Cl- और वाटर में कौन जीतेगा, Cl-, अरे भाई सीबीआई को प्रेफरेंस दिया जाएगा तो Cl- किस में कन्वर्ट होगा भाई, Cl2 गैस, और इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो लिख सकते हैं ना भाई, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड और एट एनोड क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो आपको तो केवल प्रोडक्ट ही तो आइडेंटिफाई करना है कि कैथोड में कौन सा गैस जाएगा, लिबरेट होगा या डिपोजिट होगा, यही तो आपको क्या करना है भाई, आइडेंटिफाई। ठीक है भाई, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा है भाई, डाइल्यूट, क्या लिखा है भाई, डाइल्यूट। देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर मान लो कहीं ऐसा लिखा है NaCl लिक्विड, NaCl एक्वस, या में डाइल्यूट लिख लीजिए। जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहीं मान लो लिखा है NaCl एक्वस, कहीं लिखा है NaCl डाइल्यूट, और यहाँ में लिखा है कहीं NaCl कंसंट्रेटेड, है ना। मान लो ऐसा लिखा होगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर लिखा है क्या, NaCl एक्वस, इसका मतलब क्या क्या भी होगा भाई, केटाइन भी होगा, एनाइन भी होगा और पानी ही होगा, ठीक है। एक्वस लिखा होगा मतलब केटाइन होगा, एनाइन होगा और पानी होगा, है ना। तो उसमें कंपटीशन होगा कौन कहाँ जाएगा, है ना। अब लिखा है डाइल्यूटेड, क्या लिखा है भाई, डाइल्यूटेड। अरे भाई डाइल्यूटेड का मतलब पानी ही पानी है, क्या है भाई, पानी ही पानी है, मतलब पानी ही कैथोड पे जाएगा और वाटर ही एनोड पे जाएगा। उसमें केटाइन और एनाइन का अमाउंट है कम, मतलब वो कैथोड और एनोड पे नहीं जाएगा। मतलब यहाँ में कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ किसका है, पानी का। मतलब डाइल्यूटेड जहां भी लिखा है तो टेंशन लेना ही नहीं भाई, केवल पानी का एक बार ऑक्सीडेशन कराना है, एक बार पानी का रिडक्शन कराना है। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या। दिक्कत कहाँ में है भाई, जब एक्वस है, मोल्टेन भी है तो दिक्कत नहीं है, मोल्टेन है तो केटाइन है या तो एनाइन है। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर डाइल्यूट लिखा है, डाइल्यूट, तो इसका मतलब पानी ही पानी है, मतलब वाटर ही कैथोड पे जाएगा और वाटर ही एनोड पे जाएगा। लेकिन अगर लिखा है कंसंट्रेटेड, मतलब पानी ही गायब है, पानी है ही नहीं, तो सिर्फ क्या है भाई, केटायन। तो उस केस में केटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे जाएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो सिर्फ इसमें है कि देखना पड़ता है कि कौन कहाँ जाएगा। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या। अगर मान लो डाइल्यूटेड है तो पानी ही पानी है, पानी ही कैथोड पे जाएगा, पानी ही एनोड पे जाएगा। कंसंट्रेटेड है मतलब पानी है ही नहीं, तो क्या क्या है बताइए, केटायन और एनायन है। केटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ में रट चुके हैं हम लोग। लेकिन एक्वस आ जाता है तो उसमें केटायन भी आ जाता है, पानी भी आ जाता है, तो कंपटीशन होता है कौन जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं। अब मुझे बताइए, जैसे यहाँ में क्या लिखा है भाई, डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, तो आप मुझे बताओ कैथोड पे भी क्या होगा, पानी, और एनोड पे भी क्या हो जाएगा भाई, पानी। अरे भाई कैथोड पे भी क्या हो जाएगा, पानी, और एनोड पे भी कौन जाएगा, पानी, क्योंकि डाइल्यूट है, पानी ही पानी है। और बताइए भाई, अब बताओ कैथोड पे जब पानी जाएगा तो बताओ कैथोड में रिडक्शन होता है भाई,
रिडक्शन होता है तो H2 में कन्वर्ट होता है कि O2 में कन्वर्ट होता है? H2 गैस, केवल आपको ये लिखना है। और बताओ एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सा गैस में कन्वर्ट हो जाता है? O2 गैस। तो आप याद रख सकते हैं कि जब डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो बताओ कैथोड पे कौन सा गैस लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे कौन सा गैस लिबरेट होगा? ऑक्सीजन गैस। अरे भाई पूरा रिएक्शन लिखने का क्या जरूरत है, हमको तो केवल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। अरे भाई समझ पा रहे हैं ना आप लोग? लेकिन क्या रिएक्शन लिख भी सकते थे? ठीक, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड ही है भाई, ठीक है। अभी तक हम जो भी कर रहे हैं भाई उसमें इलेक्ट्रोड इनर्ट है, मतलब वो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम 8 नंबर एग्जाम्पल पढ़ेंगे भाई तो उसमें देखेंगे कि वो भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो कौन कहाँ जाएगा तब देखना होगा, ठीक है। अभी देखेंगे, बताइए इसमें क्या है? एक्वस लिखा है, डाइल्यूट नहीं लिखा है। एक्वस मतलब क्या क्या होगा भाई? K+ भी होगा, Br- भी होगा और कंपटीशन में पानी भी होगा। और आपको बताना है कैथोड, कैथोड कहाँ में जाता है? केटायन जाता है कैथोड में, मतलब K+ और पानी। और एनोड कहाँ मूव करता है? एनायन मूव करता है एनोड की तरफ में, तो Br- का कंपटीशन वाटर के साथ में होगा। तो आप मुझे बताइए कौन जीतेगा? ये तो ऊपर आता है, जीतेगा कौन? पानी। और यहाँ में देखो CBI वाला है, कौन जीतेगा? Br। तो आप मुझे बताइए वाटर जीत गया तो वाटर का क्या होगा? रिडक्शन। तो किस कौन सी गैस में कन्वर्ट होता है भाई? हाइड्रोजन। और ये बताइए किस में कन्वर्ट होगा? Br- का होगा ऑक्सीडेशन, तो बताइए किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Br2 गैस में। ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर है ना भाई? तो आप लिख सकते हैं कि एट कैथोड, कैथोड में कौन सी गैस? कैथोड में हाइड्रोजन गैस और एनोड में ब्रोमीन गैस। ठीक है भाई, अब क्या लिखा गया है? एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4। क्या लिखा है भाई? एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4। आप बताइए H2SO4 को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा? H+ सल्फेट और क्या मिलेगा भाई? पानी। तो आप मुझे बताइए कैथोड में कौन जाएगा? केटायन मतलब H+ भी और पानी भी। और एनोड में कौन जाएगा बताइए? एनायन। एनायन क्या है? सल्फेट और पानी। अब आप बता सकते हैं, बताओ यहाँ में H+ और वाटर में, मैं बोला था ना SRP का ऑर्डर लिखाया था, तो वाटर के बाद आता है H+। कौन जीतेगा? किसका रिडक्शन होगा? H+ का। लेकिन सल्फेट और वाटर में देखो, वाटर CBI होता तो उसको प्रेफरेंस दिया जाता, लेकिन बताइए किसका, किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? वाटर को, है ना, क्योंकि ये तो उसके पहले आ जाता है। ठीक है, अब मुझे बताइए कैथोड में होता है रिडक्शन, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? हाइड्रोजन गैस में। क्या आप समझ पा रहे हैं? और एनोड में क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा गैस? O2 गैस। अब नेक्स्ट 5 में क्या एग्जांपल है भाई? डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। समझ पा रहे हैं भाई? खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोड कैसा है? प्लेटिनम, इनर्ट है अभी। आप लोग जितना भी पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताइए भाई इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा भाई? अच्छा बताइए, डाइल्यूट लिखा है, क्या लिखा है? तो क्या यहाँ में H+ सल्फेट लिखना जरूरी है क्या? नहीं, अरे भाई पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। तो बताइए पानी ही कैथोड पे जाएगा और वाटर ही एनोड पे जाएगा। तो आप मुझे बताओ कैथोड पे क्या जाएगा भाई? कैथोड पे तो वाटर होगा, और एनोड पे भी क्या होगा? वाटर। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। जब वाटर का रिडक्शन होता है तो कौन सा गैस में कन्वर्ट होता है? हाइड्रोजन गैस। और एनोड में जब ऑक्सीडेशन होता है तो वाटर किस में कन्वर्ट होता है? O2 गैस। तो बता ही सकते हैं आप।
क्या समझ पा रहे हैं भाई? एक बार आपने एक्वस H2SO4 लिया, एक बार डाइल्यूट लिया, एक बार कंसंट्रेटेड लेते हैं। क्लियर है ना भाई? मुझे लग रहा है कॉपी हो गया होगा। आज ये कौन सा कितना लेक्चर है आज? ये टॉपिक कुछ याद नहीं आप लोग? हो जाएगा, परसों कंप्लीट कर देंगे हम लोग इसको। टेस्ट आप लोग का 28 को है, आप भूलिए मत भाई, याद रखिए। ठीक है, तो ये 6 एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 एग्जाम्पल हो गया, 6 में लिखेंगे कंसंट्रेटेड H2SO, concentrated solution of H2SO4 using platinum electrode। अब बताइए यहाँ में क्या है? कंसंट्रेटेड। पानी है कि नहीं है? नहीं है। पानी नहीं है तो क्या होगा भाई? H+ और सल्फेट आयन होगा। तो बताइए एनोड में कैथोड में कौन जाएगा और एनोड में कौन जाएगा? कैथोड में क्या मूव करता है भाई? केटायन। और एनोड में क्या जाता है? एनायन। तो यहाँ में देखिए H+ क्या करता है भाई? H+ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है और कौन सी गैस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन गैस। तो बताइए एनोड में कौन सी गैस सॉरी कैथोड में कौन सा गैस लिबरेट होगा? हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, उससे लेना देना नहीं है, आपको केवल प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और बताइए एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो सल्फेट का जब ऑक्सीडेशन होता है, याद रखेंगे इसका तो ऑक्सीडेशन होना पड़ेगा, और जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ये कन्वर्ट होता है H2O8-2 में। याद रखिएगा H2O8-2 में। तो ये आपको याद रखना है, ये सल्फेट का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा भाई? H2O8-2 में। सेवेंथ एग्जाम्पल क्या लिखा है भाई? ध्यान दीजिएगा। एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखिए क्या हो जाएगा, क्या होंगे भाई? कॉपर+2 भी होंगे, सल्फेट भी होंगे, और एक्वस है तो पानी भी होगा। अब हमारा क्या होगा भाई? कैथोड। कैथोड में कौन जाएगा? केटायन, कॉपर+2 और वाटर। और हमारा एनोड में कौन जाएगा? एनायन, सल्फेट और वाटर। अब आप मुझे बता ही सकते हैं भाई, आप तो खुद ही बता सकते हैं क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। बताओ, क्या कॉपर चापा मेटल है? हाइड्रोजन से नीचे होगा, कौन जीतेगा? कॉपर। मतलब इनका रिडक्शन होगा, और जब कॉपर का रिडक्शन होता है तो कॉपर क्या करता है भाई? 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो जाता है। और सल्फेट और वाटर में कौन जीत जाएगा? वाटर। तो वाटर का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो कौन सा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? O2 गैस। बताइए एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा और कैथोड पे कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। और एक लास्ट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी कर लीजिए पर। देखिए क्या लिखा है? एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। इस समय हमारा जो इलेक्ट्रोड है बताओ कैसा है? इनर्ट है या एक्टिव है? एक्टिव। इनर्ट में प्लेटिनम और ग्रेफाइट होता है। अब ये तो खुद ही रिएक्शन कर सकता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, और एक्वस सोल्यूशन की बात किया गया है। किसकी बात किया गया? एक्वस। तो अब बताइए जब इसको डाला जाएगा तो बताइए सोल्यूशन में क्या क्या आयन होंगे? सल्फेट आयन होंगे, कॉपर+2 भी होगा, पानी भी होगा, और खुद हमारा इलेक्ट्रोड एक्टिव है, वो भी खुद रिएक्शन कर सकता है। और भाई उनका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है ना। अब बात करेंगे कैथोड। कैथोड में कौन जाता है भाई? केटायन। केटायन कौन है? Cu+2। कंपटीशन वाटर और कॉपर के साथ में होगा। और अगर हम बात करें एनोड में, एनोड में क्या होता है भाई? ऑक्सी एनायन जो जाता है वो एनोड में जाता है। कौन कौन जा सकता है? सल्फेट, सल्फेट, वाटर और कॉपर, 3 होगा। ठीक है भाई, कंपटीशन अब 3-3 में आ गई। अब ध्यान देना भाई, कैथोड में तो रिडक्शन होता है। क्या होता है भाई? रिडक्शन। अगर मैं बात करूं, आप लोग बताइएगा,
रिडक्शन किसका होगा, Cu+2 का होगा, वाटर का होगा या इसका होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना है। ये मेटल है भाई, Cu क्या है, मेटल, कॉपर क्या है भाई, मेटल। और मेटल का रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब इसमें से तो कॉपर रेस से तो बाहर हो गया भाई, रिडक्शन तो होगा या Cu+2 का होगा या वाटर का होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं, Cu+2 का होगा या वाटर का होगा, कॉपर का हो ही नहीं सकता। अरे भाई कॉपर का इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मेटल है, और मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है, अरे भाई मेटल तो इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा तो मतलब इनका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब इनका रिडक्शन हो नहीं सकता, होगा तो Cu+2 और वाटर का। क्लियर है ना भाई। चलिए बताइए किसका होगा भाई, वाटर से नीचे क्या होता है भाई, Cu+2, क्या वो Cu+2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कौन जीत गया भाई, Cu+2। तो Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन लेंगे और किसमें डिपोजिट हो जाएंगे भाई, कॉपर सॉलिड में। लेकिन अब यहाँ में देखिए भाई, यहाँ में एनोड में ऑक्सीडेशन होने वाला है, ऑक्सीडेशन किसका होगा आप मुझे बताइए, क्या ये रेस से तो बाहर हो जाएगा ना भाई, ये तो होगा ही नहीं। अरे भाई वाटर से भी, वाटर और इसमें बात करा जाए तो वाटर का ना ऑक्सीडेशन होता है, अरे भाई सीबीआई को ना प्रेफरेंस दिया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, कॉपी मन चलाई भाई, कॉपी पेन थोड़ा रेस्ट दीजिए, इधर बोर्ड पे देखिए, ये वाटर है या तो कॉपर है, वाटर है या तो कॉपर है, अभी दोनों में ऑक्सीडेशन होना है, तो याद रखने, याद रखेंगे कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन, क्या होगा भाई, कॉपर का होगा ऑक्सीडेशन। देखिए जब भी हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड दिया जाए, कौन दिया जाए, इनर्ट नहीं सॉरी एक्टिव इलेक्ट्रोड दिया जाए, उसी इलेक्ट्रोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, याद रखेंगे। आप मुझे बताइए, क्या कॉपर से ऑक्सीडेशन होता है ना भाई, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करना। आप मुझे बताइए कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि पानी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कॉपर से। अरे भाई कॉपर तो मेटल है, अब मेटल का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करना, तो किसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा भाई, कॉपर का, किसका, कॉपर। तो यहाँ में देखो कॉपर क्या करेगा भाई, Cu+2 में कन्वर्ट होगा और दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अभी अभी आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, कॉपी नहीं करना है। जैसे अगर हम बात करें भाई, हमने किसका सोल्यूशन लिया था भाई, कॉपर सल्फेट का, किसका, कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ में कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन है भाई, और इसमें हमने इलेक्ट्रोड भी किसका बनाया है, कॉपर का। और इसको अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दे, किससे भाई, बैटरी से, तो यहाँ में बेसिकली क्या हो रहा है आप मुझे बताइए। अरे भाई हो ये रहा है, क्या हो रहा है बताइए, एनोड में, ये तो हमारा एनोड होगा ना भाई, और ये हमारा क्या होगा भाई, कैथोड। तो आप देखेंगे कि एनोड Cu किस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है भाई, अरे भाई यही तो इलेक्ट्रोड था ना कॉपर, क्या इनका ये Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu+2 में। अरे भाई ये Cu+2 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये Cu+2 जाके डिपॉजिट कहाँ में हो जा रहा है, कैथोड में। अरे भाई एनोड से Cu+2 गिर रहा है और वो जाके कहाँ डिपॉजिट हो जा रहा है, कैथोड में। क्या आप समझ पा रहे हैं। अगर मैं बोलूं अगर एक्वस सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, अरे भाई जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। ये चुपचाप देख रहा है, यहाँ से Cu+2 में गिर रहा है और वो डायरेक्टली जाके कहाँ में डिपॉजिट हो रहा है भाई, कैथोड में। एनोड से कॉपर, एनोड से जो ये इलेक्ट्रोड है भाई वो Cu+2 में गिर रहा है और वो जाके कहाँ डिपॉजिट हो जा रहा है भाई, कैथोड में। क्या इनका कुछ लेना देना है क्या भाई, नहीं। अरे भाई कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ना हो गया, अरे भाई कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आप जो एनोड बनाए थे, आप इलेक्ट्रोड ले रहे हैं कॉपर इलेक्ट्रोड, तो ये जो एनोड है वो कॉपर से Cu+2 में जा रहा है, और Cu+2 फर्दर क्या कर रहा है भाई, किस में डिपॉजिट हो जा रहा है, कॉपर में। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई। तो इसी प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अरे क्या नाम है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मतलब मेटल को अगर प्योर करना है तो बताइए, एनोड का मास धीरे धीरे कम हो जाएगा ना भाई, क्या एनोड धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मतलब इनका मास धीरे धीरे कम हो रहा है और इसका मास बढ़ जाएगा, मतलब एनोड का मास कम हो रहा है, कैथोड का मास बढ़ जाएगा, है ना। तो आप मुझे बताइए, अगर हमको मान लो एक हमारा कॉपर है, मतलब हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या करते हैं, एक हमारे पास मेटल है भाई वो इम्प्योर होता है और दूसरा प्योर होता है। एक क्या होता है भाई, इम्प्योर, और दूसरा क्या होता है भाई, प्योर। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इम्प्योर कहाँ में रखा जाए, अरे भाई इम्प्योर को रखना है एनोड में, और प्योर को कहाँ में रखना है, कैथोड में। इसमें क्या होगा कि जो ये हमारा यहाँ से देखो, ये हमारा इस इम्प्योर रखेंगे और ये जिस धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, Cu+2 में, और जाके प्योर में डिपॉजिट होते रहेगा। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, कोई भी मेटल को प्योर करने का ये प्रोसेस होता है, समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं पूछूं, अगर हमारे पास में दो रोड है भाई, जिंक रोड का, और इसको डीप करना है भाई ZnSO4 का सोल्यूशन। मुझे एक रोड मिला, ये जिंक में कुछ इंप्योरिटीज है, और भाई आप लोग मेटल जो निकालते हैं,
क्या वो अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है? क्या जब अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं तो क्या वो मेटल 100% प्योर होता है? क्या नहीं, इम्प्योर फॉर्म में आता है। अब उसको प्योर बनाना है, प्योर बनाना है तो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें जो इम्प्योर वाला होता है उसको एनोड बना देते हैं, वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते रहेगा। और प्योर किसका बनाना है? कैथोड का। जैसे मान लो ये जेड जिंक का है भाई, और ZnSO4 के सोल्यूशन में डीप है, यहाँ में जिंक का इलेक्ट्रोड है, और यहाँ में ये एनोड है भाई, और ये कैथोड। कनेक्ट करिए, इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए, और अच्छा बताइए ये एनोड है और ये कैथोड है, तो इम्प्योर वाला कहाँ में रखना है? एनोड में, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वही Zn+2 जाके यहाँ में प्योर वाला में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज है भाई वो नीचे आके बैठ जाएंगे। समझ पा रहे हैं भाई? तो यही है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि इन जो इलेक्ट्रोड है वो भी खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन अभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़े थे उसमें क्या था? उसमें इलेक्ट्रोड ही इनर्ट था, उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा था। अगर मैं बोलूं ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं कॉपर सल्फेट का, तो बताइए कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, घटेगा, कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं कर रहे भाई, उनका कुछ भी काम नहीं है। काम क्या है? जो इलेक्ट्रोड है ना, रोड, वो कॉपर+2 में गिर रहा है, और वही जाके डिपॉजिट हो जा रहा है। तो अगर आपको एनोड इम्प्योर का बनाना है, कैथोड प्योर का बनाना है, ये सोच के देखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अगर आप उल्टा कर दिए भाई तो रिएक्शन, मतलब अगर आप क्या कर दिए, जो इम्प्योर है वो कैथोड पे बना दिए और प्योर को एनोड पे, समझ पा रहे हैं ना? तो फायदा होगा या घाटा होगा, आप खुद समझ सकते हैं। लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? ठीक है, पहले बताओ समझ में आया नहीं आया? तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म हो जाता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस ना, अब हम लोग को क्या पढ़ना है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अभी तो पढ़ने का मन नहीं होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।